समझ गया भाई, नौनके ने गहरा सांस लेते हुए कहा। लूट मारी तुम लोगों का पेशा है, लूट मार तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारा तरीका जरा मुख्तलिफ है। शारिक एक तरफ बैठा खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। मोहम्मद उमर ने जो इनके छापात किए थे वो इसके लिए खासे दिलचस्प थे। गिरोह के सरबराह तूर खान से बहुत मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी और वो इसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता था, लेकिन इसे जो बातें मालूम हुई थी इनसे वो किसी हद तक अंदाजा लगा सकता था कि अगर कोई बुरा वक्त आया तो तूर खान जैसे शख्स से निमटना आसान काम नहीं होगा। अगले रोज को सवेरे वो लोग रवाना हो गए। इस मर्तबा रास्ता ज्यादा दुश्वार नहीं था। वो एक वादी में सफर कर रहे थे। दोपहर के करीब वो एक दरिया के सामने पहुंच गए। पानी की वजह से आसपास दरख्तों की बहुतायत थी। शहतूत के दरख्त ज्यादा थे। इन्होंने दरख्तों के करीब ही पड़ाव डाल दिया। खाना खाने के बाद वो कुछ देर आराम करने के लिए इधर उधर लेट गए। समीना शाहपरी के साथ थी। शारिब ने समीना को इशारे से बुलाया और उसके साथ टहलता हुआ दरिया के किनारे पर एक पत्थर पर बैठ गया। इसने दोनों पैर पानी में लटका दिए थे। कोई खास बात है? समीना ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो भी उसके करीब ही एक पत्थर पर बैठ गई थी। हाँ, खास बात ही समझो, शारिब ने मदम लहजे में कहा। कल रात मैंने नौलखे को बता दिया था और अब तुम्हें भी बता देना जरूरी समझता हूँ। अब देखना ये है कि तुम इस मामले को किस तरह हैंडल करती हो। मामला क्या है? समीना की आंखों में उलझन सी नजर आने लगी। तुम्हें याद होगा कि जब हम मलिक तोती खान की हवेली में तहखाने में उतरे थे तो मुल्ला नसीरुद्दीन पुलिस वालों को हमसे दूर रखने के लिए बाहर ही रह गया था। हाँ, मुझे याद है, और वो हमारे साथ भी नहीं आया। समीना बोली। अब वो कभी नहीं आएगा, शारिक ने कहा। इसके लहजे में अफसुर्दगी थी। क्या मतलब कहना दिया चाहते हो तुम? समीना ने उसे मुड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन को कत्ल कर दिया गया था, शारिक ने कहा, और फिर तफसील से सब कुछ बता दिया। आखिर में वो कह रहा था, अब तक मैं इसलिए खामोश रहा कि शाहपरी बागी मौत के सदमे से निडाल हो रही थी, लेकिन इसके बाप के कत्ल की खबर ज्यादा देर तक छुपाई भी नहीं जा सकती। तुम किसी तरह शाहपरी को बता दो कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। समीना अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एकदम उदासी छा गई। मुल्ला नसीरुद्दीन या शाहपरी से उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन उनसे कई रोज का साथ रहा था और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने इन्हीं की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। शाहपरी से तो समीना को कुछ ज्यादा ही उनस हो गया था। इसे याद आ गया जब वो शाहपरी के गांव से फरार हुए थे तो वो रास्ता भटक गई थी और फिर दूसरे दिनों से शाहपरी भी उस वीराने में मिल गई थी। इसे सब कुछ याद आ रहा था कि किस तरह वो पहाड़ों में भटकने के बाद बाव वाले मकान में पहुंच गई थी, जहां जावेब नामी उस शख्स ने शाहपरी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी और इसके हाथों मारा गया था। फिर इनका उस मकान से फरार होना और पुलिस के हाथों पकड़े जाना। शाम को शाहपरी का बाप उसे पुलिस से छुड़ा कर ले गया था। समीना का ख्याल था कि वो जेल में पड़ी रहेगी और पुलिस वालों की हवस का निशाना बनती रहेगी। पुलिस चौकी के इंचार्ज ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर शारिक और मुल्ला नसीरुद्दीन के आदमी पहुंच गए थे और पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने के बाद उसे पुलिस की चौकी से निकाल ले गए थे। समीना को सब कुछ याद आ रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया था। और फिर वो लोग जब भी मलिक तोती खान के गांव पहुंचे थे तो मुल्ला नसीरुद्दीन कितना खुश हुआ था, शाहपरी कितना खुश हुई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इन्हें हिफाजत का यकीन दिलाया था और बिलाकर इन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। समीना की आंखें भीग गई। मेरा ख्याल था तुम बहुत बाहिम्मत होगी और तुम शाहपरी को सहारा दोगी, लेकिन तुम तो खुद रोने लगी। शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला। बात ही ऐसी है, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकी। समीना ने आंसू पूंछते हुए जवाब दिया। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अपने पी के पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। इन्होंने भैया को पीछे मुड़कर देखा। शाहपरी को अपने से चंद कदम के फासले पर खड़े देखकर शारिक के दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। वो राजा ने कब से वहां खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। मैंने सुन दिया है, सब कुछ सुन लिया है। शाहपरी की आवाज जैसे हल्क में फंस रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई और वो खड़े खड़े लहराने लगी। समीना दौड़कर उससे लिपट गई। शाहपरी बेहोश हो चुकी थी। अगर समीना पर वक्त उसे ना संभाल लेती तो वो यकीनन गिर जाती। शारिक भी दौड़कर उनके करीब पहुंच गया और दोनों ने शाहपरी को सहारा देकर जमीन पर लिटा दिया। शारिक उसके मुंह पर पानी के छींटे लगाने लगा। नौनकर मोहम्मद उमर ने भी देख लिया और वो दोनों भी दौड़कर इनके करीब आ गए। क्या हुआ इस लड़की को? मोहम्मद उमर ने पूछा। वो भी सूरतेहाल से एकदम आवाज बाख्ता हो गया था। सदमे से बेहोश हो गई है, शारिक ने कहा और चुल्लू में पानी देकर शाहपरी के हल्क में टपकाने लगा। मां ने इसकी आगोश में दम तोड़ा था। ये उस सदमे को आसानी से नहीं भूल सकेगी। मोहम्मद उमर ने करीब बैठते हुए कहा। वहां का सदमा तो इसने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, मगर बाप की मौत की खबर इसकी आवाज पर बिजली बनकर गिरी है। शारिक ने कहा। बाप की मौत की खबर? मैं समझा नहीं। मोहम्मद उमर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, शारिक ने इस बात में सारी राया। इसका बाप मलिक तोती खान की हवेली में पुलिस के हाथों कत्ल हो गया था। मैंने सोचा कि किसी मुनासिब वक्त पर उसे बता दूं, लेकिन वहां से फरार होते हुए तहखाने की सुरंग में इसकी मां को बिच्छू ने ढास लिया।
वो मर गई। मैंने इसके बाप की मौत की खबर छुपाई। अब मैं समीना को समझा रहा था कि किसी मुनासिब तरीके से इसे बाप की मौत का भी बता दिया जाए, और इसने हमारी बातें सुन ली। शारिक शाहपरी के मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। कुछ देर बाद शाहपरी होश में आ गई। वो कुछ देर तक अजीब सी नजरों से बारी बारी इनकी तरफ देखती रही, फिर उठकर समीना से लिपट गई और दाढ़े मार मार कर रोने लगी। उनमें से किसी ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके ख्याल में इसका रो लेना ही बेहतर था। इस तरह उसके दिल का गुबार हल्का हो जाता। शाहपरी की वजह से उन्हें 1 घंटा वहां मजीद इंतजार करना पड़ा, और फिर वो घोड़ों पर सवार होकर दरिया के साथ साथ चलते रहे। तकरीबन 2 घंटों की मुसाफिर के बाद उन्होंने दरिया पार कर लिया। वादी के इख्तिताम पर वो एक बार फिर ऊंचे पहाड़ों में दाखिल हो गए। उनका सफर सूरज गुरूब होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। वो कई घंटों से घोड़ों की पुश्त पर सवार थे और बुरी तरह थक गए थे। अभी हमें कितना और दूर जाना है मोहम्मद उमर? समीना ने मिलाकर पूछ ही दिया। उसे अपने से ज्यादा शाहपरी की फिक्र थी, जिसका घोड़ा उसके साथ साथ चल रहा था, और घोड़े पर बैठी हुई शाहपरी बार बार झूल रही थी। तकरीबन 1 घंटा, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो एक तंग से रास्ते में दाखिल हो गए। दोनों तरफ अमूदी चट्टानें थी और रास्ता इस कदर तंग था कि 2 घोड़े पहलू ब पहलू बमुश्किल चल सकते थे, लेकिन वो लोग सिंगल लाइन में चल रहे थे। सबसे आगे मोहम्मद उमर था और आखिर में शारिक। वो गर्दन उठाए इधर उधर देख रहा था। दोनों तरफ चट्टानें तकरीबन 100 फुट ऊंची थी, जिन्हें देखकर खौफ आ रहा था। लगता था जैसे किसी भी वक्त गिर जाएंगी। ये चट्टान पहले यकीनन एक ही वही होगी और किसी वक्त जलजले से बढ़कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई होगी। ये थन सा रास्ता शाम की तरह बल खाता हुआ सा था। वो तकरीबन आधे घंटे तक उस रास्ते पर चलते रहे और बिला फिर एक खुली जगह पर पहुंच गए। ये एक चट्टान थी जिसकी चौड़ाई 100 फुट है और लंबाई 150 फुट रही होगी। उसका 3 अतराफ में बंद चट्टानें उठी हुई थी और एक तरफ अमूदी ढुलान थी। उस गुणान के इख्तिताम पर तहद्दे नजर वसीउ अरीफ वादी फैली हुई थी, और उस वादी में बहुत दूर नशेब में रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी। वो रोशनियां कैसी हैं? शारिक ने पूछा। जरोक शहर, उमर ने जवाब दिया। शारिक उस तरफ देखने लगा। रोशनियों के फैलाव से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो शहर ज्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग घोड़ों से उतर आए थे। मोहम्मद उमर अपने घोड़े की लगाम पकड़े दाईं तरफ चट्टान में एक तन सी दराड़ में दाखिल हो गया। इन लोगों ने भी उसकी तकलीफ दी थी। उस दराड़ के इख्तिताम पर भी 20-30 फुट चौड़ी खुली जगह थी, और सामने एक बहुत बड़े गार का दाना नजर आ रहा था। वार का दाना इतना बड़ा था कि एक ट्रक उसमें आसानी से दाखिल हो सकता था। वो लोग जैसे उस तन सी दराड़ से बाहर निकले, 2 आदमी किसी तरफ से नमूदार हुए। उन दोनों के हाथों में कलाशिनकोफ राइफलें थी, लेकिन राइफलों की नालें नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से पहले मोहम्मद उमर से, फिर शारिक और 9 लखे से हाथ मिलाया और फिर समीना और शाहपरी की तरफ देखने लगे। उन दोनों लड़कियों को देखकर उनकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो कुछ देर वहीं खड़े बातें करते रहे, फिर गार में आ गए। तकरीबन 10 गज आगे जाकर गार दाईं तरफ मुड़ गया। उस तरफ तेज रोशनी थी। मुख्तलिफ जगहों पर 2 पेट्रोमैक्स जल रहे थे। दीवारों के साथ साथ गार के फर्श पर बिस्तर बिछे हुए थे। 7 आदमी गार में बैठे हुए थे। उन्होंने भी गर्मजोशी से उन लोगों से हाथ मिलाया। मोहम्मद उमर, ये कौन लोग हैं? तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? उनमें से एक ने मोहम्मद उमर की तरफ देखते हुए पश्तो में पूछा। ये तूर खान के मेहमान हैं, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। मूसा खान बुश चेस्ट की तरफ देखकर बात जारी रखते हुए बोला। तूर खान ने कहा था कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए और इन्हें कोई तकलीफ ना हो। वो खुद भी 1-2 दिन बाद यहाँ पहुंच जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम इनका बहुत ख्याल रखेगा। मूसा खान ने जवाब दिया और अजीब सी नजरों से समीना और शाहपरी की तरफ देखा। शारे ने मूसा खान की नजरों से अंदाजा लगा लिया था कि किसी भी वक्त इसकी नीयत में फतूर आ सकता है। ये लोग न जाने कब से पहाड़ों में पड़े हुए थे। इतना अरसा वो औरत से दूर रहे थे और अब 2 जवान और हसीन औरतें उनके सामने थी। उनकी नीयत किसी वक्त भी बदल सकती थी। वार में बैठे हुए और लोग भी ललचाई हुई नजरों से शमीना और शाहपरी की तरफ देख रहे थे। मूसा खान, मोहम्मद उमर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हमारे खाने का बंदोबस्त करो, भूख बहुत लग रही है, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मूसा खान कहते हुए बाहर निकल गया। बैठो तुम लोग बैठो, मोहम्मद उमर ने शारिक वगैरह की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग दूसरे आदमी उसे कदरे हटकर बैठ गए। मोहम्मद उमर ने बताया कि मूसा खान इस गिरोह का नायब सदर है। कुछ देर बाद वो भी उठकर गार के दूसरे हिस्से में चला गया। शारिक सरगोशी में अपने साथियों से बातें करने लगा। हमें यहाँ बहुत मोहतात रहना होगा समीना, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला। मुझे इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लगती। ये लोग किसी वक्त भी कोई हरकत कर सकते हैं। इनकी तो आंखों में मैंने भी अबस की चमक देख लिया है, समीना ने जवाब दिया। लेकिन मुतमईन रहो, अगर इन लोगों ने कोई हरकत की तो आसानी से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये डाकू लोग अपने सरदारों का बड़ा हुक्म मानते हैं, 9 लखे ने कहा। मोहम्मद उमर ने इन्हें बता दिया है कि हम तूर खान के मेहमान हैं और मेरा ख्याल है तूर खान के आने से पहले ये लोग कोई हमाकत नहीं करेंगे। किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं, हमें बहरहाल मोहतात रहना होगा, शारिक ने कहा। वो लोग बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे। राइफल उन्होंने अपने करीब ही रखी हुई थी ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सके। खाना उन्हें तकरीबन 1 घंटे बाद मिला था।
वही तवे की पकी हुई मोटी मोटी रोटियां और तला हुआ खुश गोश्त। बिना कहने इस मुल्क के लोग बासी खाना खाने के आदी हैं। नौनके ने गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, बासी नहीं, ये ताजा खाना है, अभी तैयार किया गया है। मोहम्मद उमर ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, यहाँ के लोग ज्यादातर सूखा हुआ गोश्त ही खाते हैं। ओह, मोहम्मद उमर बोला, बात यह है कि इस मुल्क की ज्यादा आबादी छोटी छोटी बस्तियों की सूरत में फैली हुई है। बहुत सी बस्तियों में कसाब की दुकानें नहीं है। लोग जानवरों को ज़िबा करके गोश्त सुखा लेते हैं और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहते हैं। मोनक ने इस मर्तबा कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से खाना खाता रहा। दूसरे आदमी उनसे कुछ फासले पर बैठे खाना खाते रहे। शारिक ने महसूस किया कि मूसा खान और उसके दो साथी बार बार कनकियों से समीना और शाह परी की तरफ देख रहे थे। मोहम्मद उमर, ये मूसा खान कैसा आदमी है? शारिक ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। बहुत बड़ा देवस, मोहम्मद उमर ने भी सरगोशी में जवाब दिया। इसलिए तो तूर खान ने खास तौर पर तुम लोगों के बारे में पैगाम भिजवाया था कि इसके मेहमान है और इन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। लेकिन मुझे इसकी नीयत पर शुबा हो रहा है। शारिक बोला, हम लोग जब से यहाँ आए हैं मूसा और उसके साथी समीना और शाहबरी को घूर रहे हैं। वो यह भी यकीन है कि इन लड़कियों के बारे में इसकी नीयत ठीक नहीं है। मोहम्मद उमर ने जवाब दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर इसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो निमट लेंगे। तूर खान भी इससे खुश नहीं है। ये सरदार बनने के ख्वाब देख रहा है। और तूर खान कैसा आदमी है? शारिक ने पूछा। वो ताजिक है, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। ताजिकिस्तान में उस पर कई लोगों के कत्ल का इल्जाम है। वो फरार होकर यहाँ पहुंच गया था। यहाँ भी कई आदमी उसके हाथों मारे जा चुके हैं। काबिल में एक बड़े पुलिस अफिसर को उसने हाथों से गला घूट कर हलाक किया था। अब उसकी सारी जिंदगी पहाड़ों में गुजरेगी। और औरतों के बारे में उसका रवैया कैसा है? शारिक ने एक और सवाल किया। औरत हर मर्द की कमजोरी है, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। हसीन और जवान लड़कियां तो इन जैसे लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती हैं। वो कन्नकियों से समीना और शाहपरी की तरफ देखने लगा। मुझे याद है तकरीबन 3 महीने पहले मूसा खान किसी औरत को उठा लाया था, जिसे तूर खान ने उससे छीन लिया था। इस बात पर दोनों में नाराजगी भी पैदा हो गई थी। वो औरत कई रोज तक तूर खान के पास रही, फिर वो उसे लेकर कई चला गया था। कई रोज बाद वापस आया तो वो औरत उसके साथ नहीं थी। क्या तूर खान और मूसा खान में उस औरत के लिए झगड़ा भी हुआ था? नहीं, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। तूर खान के कहने पर मूसा खान ने वो औरत खामोशी से उसके हवाले कर दी थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनमें रंजिश पैदा हो गई थी। मूसा खान के दिल में अब भी नाराजगी है। शारिक ने उलकारा भरा, क्या रात को मैं यही सोना पड़ेगा? मेरा मतलब है इसी गार में एक छोटा सा गार और भी है, मोहम्मद उमर ने कहा। गार का वो हिस्सा दरअसल तूर खान के इस्तेमाल में रहता है। तुम लोग चाहो तो वहां सो जाना। ठीक है, हम वहीं सोएंगे, शारिक ने जवाब दिया। खाना खाने के बाद मोहम्मद उमर उन्हें गार के एक और हिस्से में ले आया। गार का ये हिस्सा किसी छोटे कमरे की तरह था, जिसके फर्श पर चटाई और उस पर भेड़ की खालों से बना हुआ गद्दा सा बना हुआ था। एक दीवार में कील ठुमके हुए थे, जिस पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे। उसी दीवार के पिछले हिस्से में यकीनन छोटी छोटी दर्दे भी या सुराख थे, जिनसे ताजा हवा अंदर आ रही थी। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, अब सुबह मुलाकात होगी, मोहम्मद उमर कहते हुए बाहर चला गया। वो लोग दीवारों से टेक लगाकर बैठ गए। शारिक और नौलखा भी गार के दरवाजे नुमा दहाने के दाएं और बाएं तरफ बैठे थे, जबकि समीना और शाहपरी पिछले हिस्से में चली गई थी। ओढ़ने के लिए भी भेड़ की खाले ही रखी हुई थी। समीना और शाहपरी ने लेट कर वो खाले ओढ़ ली और कुछ ही देर बाद नीर की आहोश में चली गई। शारिक बाऊ, नौलखे ने सरगोशी करते हुए कहा, हम तो वैश्यों में गिर गए हैं। जब तक यहाँ से निकल नहीं जाते चैन से सो भी नहीं सकते। खासतौर पर यहाँ तो हमें जाकर पहरा देना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। आधी रात के बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है, ये तरीका मुनासिब रहेगा, शारिक ने जवाब दिया और भेड़ की खाल ओढ़कर नींद दराज हो गया। नौलखे ने अपनी जगह बदल ली। अब वो ऐसी जगह पर बैठ गया जहां से वो दरवाजे के बाहर तक देख सकता था। शारिक गहरी नींद सो रहा था। थकन से उसे ऐसी नींद आई कि कुछ होश ना रहा। गोया वो मुर्दों से शरत बांध कर सोया था। और जब उसकी आंख खुली तो नौलखे को गार के दरवाजे के करीब बैठे देख कर चौंक गया। तुम बड़ी जल्दी जागे, सोए नहीं क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुम सो रहे तो मैं कैसे सोता? नौलखा बोला। क्या मतलब? शारिक आंखें मलने लगा। रात को हम दोनों में यह तय हुआ था कि आधी रात तक तुम सोओगे और मैं जागूंगा, फिर तुम जाग जाओगे और मैं सो जाऊंगा। नौलखा उसकी तरफ देखते हुए बोला। मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की शारिक बाबू, मगर तुम तो शायद मुर्दों से शरत बांध कर सोए थे। ओह, शारिक को सब कुछ याद आ गया। मुझे अफसोस है नौलखे। अच्छा, अब मैं जाग गया हूं तो तुम सो जाओ। मैंने तो अब सोना ही है, नौलखे ने जमाई लेते हुए कहा और जरा आगे बढ़कर फर्श पर लेट गया। शारिक के देन पर कुछ देर तक गुनगुनी सी छाई रही और फिर वो पूरी तरह बेतार हो गया। उसने समीना और शाहपरी की तरफ देखा। वो दोनों अभी तक गहरी नींद सो रही थी। गार में लालटेन जल रही थी। बाहर वाले गार में पेट्रोमैक्स जल रहा था और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दिन तुलू हुआ था या नहीं। उसे जानकर बाहर देखा।
मूसा खान और उसके दो साथी सोए हुए थे जबकि बाकी वहां मौजूद नहीं थे। शारिक उठकर उस छोटे से गार से बाहर निकल आया। राइफल उसके हाथ में थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ लाहौर के बैरूनी हिस्से की तरफ चलने लगा। मोड़ घूमकर उसने बाहर की तरफ झांका। लाहौर के दाने के बाहर खुली जगह पर मोहम्मद उमर और 3-4 आदमी नमाज पढ़ रहे थे और दिन का उजाला फैल रहा था। तकरीबन 7 बजे सभी लोग जाग गए और दार में गहमा गहमी शुरू हो गई। शमीना और शाहपरी भी जाग गई। शमीना ने नूनक को जगाना चाहा मगर शारिक ने उसे मना कर दिया। वो चाहता था कि नूनक अपनी नींद पूरी कर ले। शमीना और शाहपरी के जागने के बाद शारिक के लिए एक नई परेशानी पैदा हो गई। शमीना ने उसके कान में सरगोशी की तो वो परेशान सा हो गया, लेकिन इस परेशानी को दूर करने का एक ही हल था। वो दोनों को लेकर गार से बाहर आ गया। धूप निकल आई थी। मूसा खान और उसके दो साथी एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ फासले पर मोहम्मद उमर 2 आदमियों के साथ बैठा हुआ था। एक तरफ पत्थर रखकर चूल्हा बना हुआ था जिसमें चीर की मोटी मोटी लकड़ियां जल रही थी और एक आदमी रोटियां पकाने की तैयारी कर रहा था। शारिक के हाथ में राइफल थी। वो दोनों लड़कियों से 2-3 कदम पीछे थी। शारिक इधर उधर देखता रहा और फिर गार के दाने की दाईं तरफ चट्टान में एक दराड़ की तरफ बढ़ गया। आगे जाकर ये दराड़ खासी कुशादा हो गई। वो तीनों उस दराड़ में चलते उस जगह पर निकल आए जहां हर तरफ बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे। शारिक को ही रुक गया और शमीना को इशारा किया। शमीना और शाहपरी उन पत्थरों में चलती चली गई। उनकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। शारिक वही बैठा हुआ था जहां वो दोनों से छोड़कर गई थी। वो तीनों उसी रास्ते पर चलते हुए गार में वापिस आ गए। मूसा खान और उमर उस वक्त भी अपने आदमियों के साथ वहीं बैठे हुए थे। वापसी पर शारिक ने महसूस किया कि मूसा खान गहरी नजरों से शमीना और शाहपरी को देख रहा था। शमीना और शाहपरी तो गार के अंदर चली गई और शारिक वहीं मोहम्मद उमर के पास बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद रोटियां पक गई और बगैर दूध के चाय भी तैयार हो गई। मूसा खान और उसके साथी तो वही बैठे नाश्ता करने लगे। अलबत्ता मोहम्मद उमर शारिक वगैरह का हिस्सा लेकर उसके साथ लाहौर में आ गया। वो 3 दिन तक यहाँ पड़े रहे। कभी गार के दांदे के सामने आकर खुली जगह पर बैठ जाते और कभी गार में आकर लेट जाते। उनका 3 दिन का ये वक्त बड़ी अजियत में गुजरा। तूर खान के साथ 3 आदमी वापस आए थे। 3 मले तोती खान के गांव में पुलिस से होने वाले मुकाबले में मारे गए। तूर खान ने वहां की जो सूरत-ए-हाल बताई थी वो बड़ी खौफनाक थी। उसके कहने के मुताबिक तकरीबन 100 पुलिस वालों ने बस्ती को घेरे में ले लिया था। पहले तो राइफल और सब मशीन गनों से फायरिंग होती रही, फिर दोनों तरफ से लाइट मशीन गनें इस्तेमाल होने लगी। अफगानिस्तान के किसी भी इलाके में रूसियों के छोड़े हुए असला और गोला बारूद की कमी न थी। बाल बस्तियों में लोगों के पास रॉकेट भी मौजूद थे। बलक तोती खान के आदमियों ने भी पुलिस पर 2 रॉकेट फायर किए थे, जिसके जवाब में पुलिस ने बस्ती पर रॉकेटों की बारिश कर दी। कई घर खंडर बन गए। बलक तोती खान समेत बस्ती के दर्जनों आदमी मारे गए थे, जिनमें तूर खान के 3 आदमी भी शामिल थे। तूर खान को वहां से भागना पड़ा। वो अपने 3 साथियों के हमरा बड़ी मुश्किल से पुलिस का घेरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हो सका था। पुलिस की एक पार्टी ने कई घंटों तक उसका पीछा किया, लेकिन बुलंद पहाड़ों में पहुंचकर वो पुलिस वालों को धोखा देकर वहां से निकल आने में कामयाब हो गया। बलक तोती खान से अपने ताल्लुकात के बारे में तूर खान ने बताया कि वो जब भी गर्दीज के तरफ जाते बलक तोती खान ही के मेहमान बनते थे। तूर खान ने एक मौके पर बलक तोती खान की मदद की थी। उसके दुश्मन कबीले के लोग उसे अगवा करके ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तूर खान ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचा लिया था। अपने दुश्मनों से अपनी जान बच जाने पर बलक तोती खान तूर खान का एहसान मानता। उसे बाद में ये भी पता चल गया था कि तूर खान डाकू है, बागी है, मफरूर है और हुकूमत को उसकी तलाश है, लेकिन वो वक्तन फवक्तन इसकी मदद करता ही रहता था। कोई जब इस इलाके में होता तो मलक तोती खान उसे पुलिस की सरगर्मियों से आगाह रखता। मलक तोती खान ने पहली मर्तबा उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था और तूर खान को अफसोस हो रहा था कि वो मलक तोती खान की कोई मदद ना कर सका। अपने 3 आदमी मरवा लेने के बावजूद मलक तोती खान को जिंदा नहीं बचा सका। तूर खान को वापस आए हुए 2 रोज हो गए और इसी दौरान शारिक ने महसूस किया था कि वो शाहपरी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा था। शारिक उसकी आंखों में मैल भी नजर आने लगा। ये 3 दिन की बात थी। शारिक समीना और शाहपरी के साथ पहाड़ों में घूम रहा था। मूला कभी उसके साथ था। वो लोग एक जगह बैठ के उन अतराओं में चीर के दरख्तों की बहुतायत थी। दरख्तों की चोटियां आसमान को छूती हुई महसूस हो रही थी। जमीन पर इधर उधर चीड़ के फल बिखरे हुए थे। ये फल लट्टू की तरह थे, आगे से नोकदार और पीछे से लट्टू की तरह थे। देखने में बिल्कुल लट्टू ही लगते थे, लेकिन इन पर अंगूठे के नाखूनों की तरह तह दर तह मोटी मोटी तह थी और ये परतें इतनी सख्त थी कि इन्हें हाथ से तोड़ना मुमकिन नहीं था। शमीना को 3-4 ऐसे फल मिल गए जिनके परत किसी कदर खुले हुए थे। वो उसे पत्थर से तोड़ने लगी और उसे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि इनके अंदर से चलगोजे निकल रहे थे। शारिक, समीना और नौलखे के लिए इनकी शौक खासा दिलचस्प साबित हुआ था कि चलगोजे चीड़ के दरख्त पर लगते थे। शाहपरी भी उनके लिए इधर उधर घूमकर चलगोजे के लट्टूनुमा फल जमा कर रही थी और वो लट्टुओं को पत्थरों से तोड़ तोड़ कर उनमें से चलगोजे निकाल रहे थे। शाहपरी किसी कदर दूर निकलकर पत्थरों के पीछे उनकी निगाहों से ओझल हो गई।
वो लोग चलबोदा तोड़ने में मसरूफ थे। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।